लेकिन जब अमावस की रात दोबारा आई तो जीवनदास जी के घर के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत की लाश मिली, जिसका किसी ने खून चूस लिया था, और वो भी अघोरी बाबा की तरह बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी। अब गांव वालों का शक यकीन में बदल गया कि हो न हो यहाँ कोई ऐसा पिशाच आ गया है जो अमावस की रात लोगों का खून चूसकर लोगों को मार डालता है। गांव में अब बहुत ज्यादा दहशत फैल चुकी थी, लेकिन इस समस्या का उपाय किसी के पास न था, क्योंकि पिशाच को कभी किसी ने देखा ही नहीं था। पता नहीं वह पिशाच किस रूप में उन सबके बीच रहता था। इसी तरह एक दिन 10 साल की कोयल उस पेड़ के नीचे अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई, जो कि वो वहां अक्सर जाती थी। उसकी मीठी मीठी सी बातें और खिलखिलाहट वैसे भी राहगीर की राह रोक लेती थी। वो उस दिन भी खेल खेल रही थी, लेकिन किसी बात पर उसकी अपनी सहेलियों से बहस हो गई और बात छीना झपटी से मार कुटाई तक आ पहुंची। वो सब तमाशा उस पेड़ पर रह रहा पिशाच देख रहा था। उसे कोयल बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए वो उसे देखने वहां आ जाता था और छोटे चमगादड़ का रूप धर पेड़ के किसी खोखली जगह में छुपकर उसे देखता रहता था। लेकिन जब कोयल की सहेलियां उसे जोर जोर से मारने लगीं और उसके बाल खींचने लगीं, तो यह उस पिशाच से ना देखा गया और वो एक 10 साल के लड़के का वेश धरकर वहां आया और उसने कोयल को उसकी सहेलियों से बचा लिया। उसने उन लड़कियों को दो दो थप्पड़ मार भगा दिया। वे लड़कियां रोती ही अपने घर को भाग गईं। तब कोयल ने उस नर पिशाच से पूछा, कौन हो तुम? यहां कब आए? अरे, मैं तो हवा से भी तेज हूं, कभी भी कहीं भी पहुंच जाता हूं, नर पिशाच बोला। अच्छा, तुमने मुझे बचाया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुमने उन्हें मारा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, कोयल बोली। तो वे भी तो तुम्हें मार रही थी, नरपिशाच ने कहा। वह भी सही बात है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है, वो तो तुमने अब तक नहीं बताया, कोयल ने पूछा। मेरा नाम मेरा नाम वो तो मुझे पता नहीं, नरपिशाच बोला। यह सुनकर कोयल हंसने लगी और बोली, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें क्या कहकर पुकारते हैं? मेरे तो माँ बाप ही नहीं हैं, नरपिशाच बोला। ओह, यह तो बड़े दुख की बात है। कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूं और तुम हवा से भी तेज हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम पवन है, कोयल ने कहा। पवन, यह तो अच्छा नाम है, नरपिशाच खुश होकर बोला। तुम रहते कहाँ हो? कोयल ने पूछा। मैं इस पेड़ पर रहता हूं, पवन बोला। यह सुनकर कोयल फिर हंसी और बोली, भला पेड़ पर भी कोई रह सकता है? पेड़ पर तो बंदर रहते हैं। तो अब मैं कहाँ रहूं? पवन ने पूछा। वह उधर उस खेत के पास जो एक टूटा फूटा पुराना महल है, अब उसमें कोई नहीं रहता, तुम वहीं जाकर रहो और मैं तुम्हारे लिए रोज वहीं खाना लेकर आया करूंगी, कोयल बोली। ठीक है, पवन ने कहा। आज से मैं और तुम सच्चे दोस्त हैं, कोयल इतना कहकर चली गई। अब रोज कोयल पवन से मिलती, उसके लिए खाना लाती और खिलखिलाकर हंसती रहती। ये देखकर पवन मन ही मन कोयल को देखकर खुश होता रहता। यह बात कोयल ने अपने माँ बाप से कही तो वे बोले, किसी अनजान लड़के से मिलना जुलना ठीक नहीं, इसलिए तुम उससे मत मिला करो। माँ बाप की हिदायत के बाद फिर कभी कोयल ने पवन का जिक्र किसी के साथ नहीं किया, अपने माँ बाप से भी नहीं। लेकिन उसने पवन से मिलना नहीं छोड़ा और उसके लिए खाना लेकर जाना भी नहीं छोड़ा। और अब यह अच्छा रहा कि अब की बार अमावस की रात किसी का खून नहीं हुआ,
किसी की लाश नहीं मिली गांव में, और उसके बाद भी किसी अमावस में ना तो किसी की लाश मिली और ना ही किसी का खून हुआ। गांव वाले निश्चिंत हो गए और उन्होंने सोचा शायद नरपिशाच उनके गांव को छोड़कर कहीं चला गया है। यह बदलाव पवन में कोयल की दोस्ती के कारण आया था, जो वो अब किसी को मारता नहीं था। ऐसे ही 5 साल बीत गए। कोयल और पवन की दोस्ती बरकरार रही। जैसे जैसे कोयल बढ़ती जैसे जैसे कोयल बड़ी होती गई, तो पवन भी अपनी शक्तियों द्वारा बड़ा होने का रूप बदलता गया। वह भी अब 15 साल का दिखने लगा था। लेकिन अब धीरे धीरे उस नरपिशाच की संवेदनाओं में बदलाव आ रहा था और उसकी भावनाएं कोयल के साथ रहकर इंसानों की तरह होती जा रही थी। वो अब कोयल को बहुत पसंद करने लगा था। उसकी पसंद अब प्रेम का रूप लेने लगी थी। उसका हृदय भी कोयल को देखकर धड़कता था। उसकी आंखों की शुष्कता अब आंसू नामक पानी से द्रवित हो जाती थी। जब कोयल कभी कभी उसका हाथ पकड़ लेती, तो वो स्पर्श उसे भीतर तक गुदगुदा जाता। दोनों साथ साथ खेलते और साथ साथ खाते। कोयल को पवन अच्छा लगता था, लेकिन वो उसे प्रेम की दृष्टि से नहीं देखती थी, हमेशा एक दोस्त की हैसियत से देखती थी। ऐसे ही दोनों की दोस्ती को कुछ वक्त और बीता, लेकिन पवन ने कभी भी कोयल से ये बात नहीं कहा कि वह उसे पसंद करता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इस भावना को प्रेम कहते हैं। वो तो भूतों की दुनिया से आया था और प्रेम का अर्थ नहीं समझता था। बस वह कोयल को सदा अपने पास रखना चाहता था। अब कोयल 16 पार करके 17वें में लग चुकी थी, तो घर वालों ने उसके रिश्ते की बात चलाई और उसे लड़के वाले देखने आए। उन सबको कोयल पसंद आई और ब्याह पक्का हो गया। यह बात खुश होकर जब कोयल ने पवन को बताई, तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने कोयल से पूछा, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? हाँ, ब्याह के बाद मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा, कोयल बोली। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम मुझे अच्छी लगती हो, पवन रोते हुए बोला। क्या तुम मुझे चाहने लगे हो? कोयल ने पूछा। मुझे नहीं मालूम कि प्यार क्या होता है, बस मुझे तुम अच्छी लगती हो और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, कोयल, पवन बोला। ये प्यार ही तो है, तुम्हारी चाहत ही तो है, जो तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे दूर जाऊं। लेकिन मुझे जाना होगा, कोयल बोली। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुम गई तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पवन बोला। क्या करोगे तुम? सबका खून करोगे? कोयल चीखी। हाँ, और इतना कहकर पवन अपने असली रूप में आ गया। यह देखकर कोयल डर गई और बोली, तो तुम पवन नहीं हो, कोई और हो? हाँ, ये नाम तो तुमने मुझे दिया था। मुझे एक अघोरी बाबा ने यहाँ उस दुनिया से बुलाया था। उस रात मैंने उसे मार डाला, फिर एक औरत का खून चूसकर भी उसे मार डाला। लेकिन जब तुम मुझसे मिली, तो मैं एक नरपिशाच से अच्छा इंसान बन गया। तुम्हारे कारण ही मैं अच्छा बना। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहोगी, तो मैं फिर से रक्त चूसक बन जाऊंगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? पवन बोला। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम मेरे दोस्त पवन हो। जब तुम मेरे प्यार की खातिर अच्छे बन गए, तो फिर अच्छे ही बने रहो, कोयल बोली। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बनकर रह सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, कोयल, नरपिशाच बोला। नहीं, मैं एक नरपिशाच से कैसे ब्याह कर सकती हूँ, कोयल बोली। क्यों नहीं कर सकती? पवन ने पूछा। तुम्हें अगर मेरा शरीर चाहिए, तो मैं तुमसे ब्याह करने को तैयार हूं, लेकिन फिर तुम मेरे दिल से उतर जाओगे। तुम्हें मेरे दिल में कभी कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो बोलो, तुम्हें मेरे दिल पर अधिकार चाहिए या शरीर पर? कोयल ने पूछा। कोयल, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए होता, तो इतने साल से
तुम अकेले मेरे पास आ रही हो तो मैंने वो पा लिया होता, लेकिन मुझे यह सब कुछ पता ही नहीं है, ना प्यार और ना सब कुछ। बस मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खिलखिलाती रहो। पवन बोला, जब मैं खुश रहूंगी तभी तो खिलखिलाऊंगी, और तुमसे ब्याह करके मैं कभी भी नहीं खिलखिला सकती, क्योंकि मैं तुम्हें केवल दोस्त मानती हूं। तुमसे ब्याह करने का विचार तो कभी भी मेरे मन में आया ही नहीं। कोयल बोली, ठीक है कोयल, तुम अगर किसी और से ब्याह करके खुश रहोगी तो यही सही। और फिर नरपिशाच पवन के रूप में पुनः आकर कोयल के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। कोयल भी रोती रही। जब दोनों का रोना बंद हुआ तो पवन बोला, मेरी अभी इस दुनिया में 60 साल उम्र और रह गई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कैद करके अपने पास रखो। मैं छोटा होकर एक कांच के गोले में कैद हो जाता हूं और तुम मुझे अपने साथ किसी बक्से में बंद कर कर ले जाना। 60 साल बाद जब तुम्हारी तीसरी पीढ़ी का सबसे छोटा सदस्य, मतलब कि तुम्हारे खानदान का सबसे छोटा पोता, जब मेरे ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़केगा, तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। याद रहे, जब थोड़ी रात हो थोड़ी सुबह, तब ही मेरे ऊपर गंगा जल छिड़का जाए। फिर पवन अपना रूप बदलकर एक छोटा नरपिशाच बन गया और स्वयं को कांच के गोले में कैद कर दिया। कोयल उसे अपने दुपट्टे में समेटकर घर ले गई और बक्से में छुपाकर ताला लगा दिया। फिर जब कोयल का ब्याह हो गया तो उसने ये बात अपने पति को बताई। उसके पति ने भी उसकी बात का भरोसा कर लिया और अपने सबसे अच्छे मित्र से ये बात बताई। उसने उससे कहा कि वह उस नरपिशाच को अपने यहाँ छुपाकर नहीं रख सकता, क्योंकि उसका घर बहुत छोटा है और उसका पूरा परिवार भी उसके साथ रहता है। कोयल के पति का दोस्त अपने दोस्त की मदद के लिए तैयार हो गया और उस नरपिशाच को अपने साथ छुपाकर ले गया। कोयल और उसका पति तो इस दुनिया से कब के चले गए और अपने दोस्त के पास उस पिशाच और उसके राज को छोड़ गए। ठाकुर दीनदयाल ये कहते कहते चुप हो गए। तो क्या आपने ये कहानी मेरी दादी कोयल की सुनाई है? धीरज ने पूछा। हाँ, मैं ही कोयल के पति का दोस्त हूं, ठाकुर साहब बोले। तो क्या इस पिशाच की मुक्ति मेरे हाथों लिखी है? धीरज ने पूछा। हाँ, तुम ही उसकी तीसरी पीढ़ी की सबसे छोटी संतान हो, ठाकुर साहब बोले। ओह, इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? हाँ, तो अब देर किस बात की? ना सुबह है और ना अब दिन। इस कांच के गोले को खोलकर इस पर गंगा जल छिड़क कर इस रक्त चूसक को मुक्त करो। ठाकुर साहब ने अपने कुर्ते की जेब से गंगा जल की छोटी सी शीशी निकालते हुए कहा। फिर धीरज ने गंगा जल की शीशी खोली और कांच के खोल को निकालकर उस पर छिड़क दी। गंगा जल पड़ते ही नरपिशाच राख में बदल गया और उसे मुक्ति मिल गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।